हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क इन इंडिया मीन्स अ वायोलेशन ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट दैट इज ग्रांटेड टू द प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ओनर के राइट्स को वायोलेट करते हैं उसे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क बोला जाता है। Any unauthorized person who uses a trademark that is identical or deceptively similar to a registered trademark is known as infringement. जब भी कोई पर्सन किसी के भी ट्रेडमार्क का यूज करता है बिना किसी अथॉरिटी के और अपना खुद का एक ऐसा सेम ट्रेडमार्क बनाता है जो कि पहले से ही किसी ने उस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करा रखा हो तो उसे इन्फ्रिंजमेंट बोला जाएगा। The person can cause infringement directly or indirectly to the owner of goods. Indirectly means either by vicariously by his agent or by abetting someone to do any act which will cause infringement. जो पर्सन होगा वो इन्फ्रिंजमेंट डायरेक्टली भी कर सकता है और इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली से ये मतलब है कि वो अपने किसी एजेंट से भी करा सकता है या फिर किसी को उकसा भी सकता है उसके बिहाफ पे वो एक्ट करने के लिए। ग्राउंड्स फॉर डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट एंड सेक्शन 27। तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट के कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। सो फर्स्ट, व्हेन एनी पर्सन यूज अ ट्रेडमार्क विदाउट टेकिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द ओनर। तो हमारा पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जब ओनर ने उस पर्सन को लाइसेंस नहीं दिया है ट्रेडमार्क यूज करने के लिए पर तब भी वो पर्सन ओनर के ट्रेडमार्क को यूज करता है तब वो इन्फ्रिंजमेंट बोला जाएगा। सेकेंड, व्हेन द गुड्स आर आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर विच कैन कॉज कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ जनरल पब्लिक एंड द कंज्यूमर गेट्स कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी, देन इट विल बी कॉल्ड एज इन्फ्रिंजमेंट। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जब भी कोई पर्सन ओनर के ट्रेडमार्क के जैसे ही सेम ट्रेडमार्क बना देता है जिससे कि जनरल पब्लिक के माइंड में वो ट्रेडमार्क को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है सिमिलैरिटी की वजह से, उसे भी डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट ही बोला जाएगा। सेक्शन 27। नो प्रोसीडिंग शैल इनिशिएट इफ अ पर्सन फाइल्स फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। नथिंग इन दिस एक्ट विल अफेक्ट द रेमेडी ऑफ पासिंग ऑफ। अब हमारा सेक्शन 27 क्या कहता है कि अगर किसी भी ऐसे पर्सन का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हुआ है जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो उस इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती। पर इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन पासिंग ऑफ की रेमेडी को अफेक्ट नहीं करता। सेक्शन 28। राइट कन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। इफ द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड अंडर पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट, then the proprietor should get relief and have the right to claim damage if the trademark is infringed. If two or more people are registered and their goods are identically similar, then they both do not get exclusive rights for each other, but they both get exclusive right against other persons. तो हमारा सेक्शन 28 क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रेडमार्क पार्ट ए या पार्ट बी के अंडर रजिस्टर किया गया हो ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है अगर उसके ट्रेडमार्क को किसी भी पर्सन ने इन्फ्रिंज किया है। अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के गुड्स रजिस्टर हुए हैं जिनके गुड्स सिमिलर हो तो उन पर्सन के पास उस ट्रेडमार्क के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता। मतलब उनके पास एक दूसरे के अगेंस्ट एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं होते। पर उनको छोड़ के अगर किसी और पर्सन ने ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज किया है तो उसके अगेंस्ट दोनों ही ओनर के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। सेक्शन 29। एसेंशियल कंडीशन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। ए, द पर्सन मस्ट नॉट बी ऑथराइज्ड टू यूज द सेड ट्रेडमार्क। जिस पर्सन ने ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज किया है वो ऑथराइज नहीं होना चाहिए। बी, द ट्रेडमार्क विच इज इन्फ्रिंज शुड बी आइदर आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर टू द ट्रेडमार्क। जिस ट्रेडमार्क को पर्सन ने इन्फ्रिंज किया है वो उसके ट्रेडमार्क के आइडेंटिकली सेम होना चाहिए। सी,
This trademark that the person is using has to be used earlier in the trade by the owner of the trademark. जो उस पर्सन ने ट्रेडमार्क यूज किया है वो उससे पहले ओनर ने यूज किया हो ट्रेड में, ऐसा होना चाहिए. D. The use of the infringing trademark must be in print or having any kind of representation. जो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज किया गया है वो उस पर्सन ने कहीं प्रिंट करा होना चाहिए या फिर किसी भी जरिए से कहीं पे उसने रिप्रेजेंट करा हुआ होना चाहिए. E. Using either the whole of the registered trademark or by making few changes to it. तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि या तो उस पर्सन ने पूरे के पूरे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर दिया हो या फिर उसने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हो. द एक्सेप्शंस टू इन्फ्रिंजमेंट एक्शन, सेक्शन 30. When a trademark is not infringed are in the following cases. सेक्शन 30 हमारा ये बताता है कि हम कब किसी के ट्रेडमार्क को यूज कर सकते हैं और तब उसे इन्फ्रिंजमेंट भी नहीं माना जाएगा. A. When a trademark is used for the purpose of identifying goods or services as those of proprietor and is used as an honest practice. जब कोई भी ट्रेडमार्क इसलिए यूज किया गया है ताकि वो पर्सन उन गुड्स को आइडेंटिफाई कर सके और उसने ट्रेडमार्क यूज बोनाफाइड इंटेंशन के साथ किया है, तब उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा. B. When it is used to indicate the quality, quantity, intended purpose, etc. अब हमारा दूसरा एक्सेप्शन क्या बोलता है कि जब उस पर्सन ने ट्रेडमार्क को यूज किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस प्रोडक्ट का पर्पस शो करने के लिए, तो उसे भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोला जाएगा. C. When the owner gives consent impliedly or expressly. अब हमारा तीसरा एक्सेप्शन क्या बोलता है कि जब ओनर ने उसको खुद कंसेंट दी हो उसके ट्रेडमार्क को यूज करने के लिए, तब भी वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोला जाएगा. D. When the person is having an assignment or license. अब हमारा लास्ट एक्सेप्शन क्या बोलता है कि जब किसी पर्सन ने ओनर से लाइसेंस या असाइनमेंट ग्रांट करवा के उसके ट्रेडमार्क को यूज किया है, तब उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोला जाएगा. पासिंग ऑफ एंड इट्स एसेंशियल्स. डेफिनेशन ऑफ पासिंग ऑफ. When the trademark is not registered, then the person had this remedy to protect his trademark from being misused by other persons. पासिंग ऑफ की रेमेडी उस पर्सन को दी जाती है जिसने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करा रखा होता है, ताकि वो अपने ट्रेडमार्क को मिसयूज होने से बचा सके. एसेंशियल्स ऑफ पासिंग ऑफ. तो हम देखेंगे कि इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं. A. The trademark has a reputation in the general public. तो हमारा पहला एसेंशियल क्या बोलता है कि जिस ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उसकी अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए पब्लिक में, मतलब उसका प्रोडक्ट वेल नोन होना चाहिए. B. There has to be a misrepresentation of a trademark. तो हमारा सेकेंड एसेंशियल क्या है कि उस ट्रेडमार्क की किसी पर्सन ने मिसरिप्रेजेंटेशन करी होनी चाहिए. C. The act has caused injury or loss to that person. और लास्ट एसेंशियल हमारा क्या बोलता है कि उस एक्ट की वजह से ओनर को कुछ इंजरी या लॉस होना चाहिए. रेमेडीज. तो हम देखते हैं कि इसमें हमें रेमेडीज कौन कौन सी मिली हुई हैं. तो इसमें दो टाइप की रेमेडीज होती हैं, एक होती है सिविल रेमेडीज और एक होती है क्रिमिनल रेमेडीज. तो अभी हम पहले देखते हैं कि सिविल रेमेडीज क्या होती हैं. तो ये सेक्शन 134 और 135 में प्रोवाइड की गई हैं, जो कि बोलती हैं एन इन्फ्रिंजमेंट सूट कैन बी फाइल्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन. लिमिटेशन पीरियड इज 3 years एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ. तो सेक्शन 134 और सेक्शन 135 हमारा कहता है कि इन्फ्रिंजमेंट का जो सूट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हो सकता है, जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन होगी उस कोर्ट में. इसमें 3 साल का
लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर सूट फाइल करना होता है अगर किसी ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया गया है, और ये चीज प्लेंटिफ को प्रूव करनी पड़ेगी कि डिफेंडेंट ने उसके ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज किया है। रेमेडीज। फर्स्ट, इंजंक्शन, टेम्परेरी और परमानेंट। कोर्ट इंजंक्शन लगा सकता है, मतलब स्टे लगा सकता है, टेम्परेरी भी या फिर परमानेंट। सेकेंड, डैमेजेस और अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट कैन बी क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ। तो हमारी सेकेंड रेमेडी क्या बोलती है कि उस ट्रेडमार्क को यूज करके जितना भी डिफेंडेंट ने प्रॉफिट कमाया है वो प्लेंटिफ क्लेम कर सकता है कि वो सारा प्रॉफिट उसे दिया जाए। थर्ड, डिलीवरी अप और डिस्ट्रक्शन। इट इज अ पावर ऑफ कोर्ट आइदर टू गिव गुड्स फ्रॉम डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ और आइदर गिव द ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय देम। तो हमारी लास्ट रेमेडी क्या है कि कोर्ट ऐसा ऑर्डर भी पास कर सकता है कि जितने भी गुड्स हैं वो प्लेंटिफ को दे दिए जाएं, या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने का भी ऑर्डर दे सकता है। क्रिमिनल रेमेडीज। Section 103 and 104 provides for imprisonment for a term not less than 6 months, which may extend to 3 years, or fine not less than 50,000 rupees, which may extend to 2 lakh rupees. तो ये तो हो गई हमारी सिविल रेमेडीज। अब हम देखते हैं कि हमारी क्रिमिनल रेमेडीज क्या हैं। तो सेक्शन 103 एंड 104 हमारा ये बोलता है कि जिसने ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज किया है उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी कम से कम 6 महीने की, और जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 3 साल तक के लिए, और नहीं तो कम से कम 50,000 का फाइन जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 2 लाख रुपए तक। I hope you enjoyed watching my video. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.